समकालीन विश्व राजनीति, सत्ता के समकालीन केंद्र। आज इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। आसियान में अंग्रेजी के 5 अक्षरों से मिलकर बना है ASEAN, ASEAN यानी कि आसियान। अगर इसको सीधा पढ़ोगे तो आएगा आसियान। और इसका पूरा क्या अर्थ होता है हम देखेंगे। यहां पे ए से बना एसोसिएशन, एस से बना साउथ, ई से बना ईस्ट, फिर ए से बना एशियन, एन से बना नेशंस, हो गया आसियान। ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर इसको हिंदी में इसका अर्थ समझें तो यहां एसोसिएशन का मतलब हो गया समुदाय या संगठन। साउथ ईस्ट का मतलब हो गया दक्षिण पूर्वी। साउथ मीन्स दक्षिण और ईस्ट मीन्स पूर्वी। एशियन मीन्स एशियाई और नेशंस मीन्स राष्ट्र और एसोसिएशन मीन्स समुदाय या संगठन। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या हो गया ये? आसियान। अब आसियान को समझने के लिए हम मैप पर पहुंचे और एक बार नक्शे से समझ लें ये कहां आता है। यहां ये नक्शा है एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र एशिया महाद्वीप और जनसंख्या वृद्धि भी एशिया महाद्वीप में अधिक है। वैसे वृद्धि दर के लिए अफ्रीका महाद्वीप का एक देश आता है, उसके बारे में हम आपको फिर कभी बता देंगे। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? चाइना, चीन। दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। दोनों देश एशिया के यानी चीन और भारत को अगर मिला दिया जाए तो विश्व की जनसंख्या से बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है, यानी आधे से ज़्यादा, आधे के समथिंग जनसंख्या यहीं निवास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल भी इसका बड़ा है, शक्ति का भी केंद्र रहा है। तो जैसे ही सत्ता पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सत्ता के 2 केंद्र थे। अब हम पढ़ रहे सत्ता के समकालीन केंद्र। समकालीन मतलब आज के समय में कौन से केंद्र हैं। ये टूट गया था 1990 में, सोवियत संघ बिखर गया था, इसका बिखराव हो गया था। तो फिर क्या हुआ, अन्य देशों को चिंता हुई कि अब केवल अमेरिका ही शक्तिशाली रह जाएगा। तो इसी के प्रतिफल स्वरूप या अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और अपनी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ और इसके बाद अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और रक्षात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम पड़ा आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब हम इसके इतिहास पर नजर डालें। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समुदाय है और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए यह सहयोगकारी है। दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए यह कैसा है? सहयोगकारी, सहयोग करने के लिए, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनको यह सहयोग करता है, संगठित होकर के सहयोग करता है। इसकी स्थापना
8 अगस्त सन 1967 को, कब हुई इसकी स्थापना? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई। कहाँ हुई थी? बैंकॉक में हुई। इस पर 5 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। बैंकॉक घोषणा पत्र पर 5 देशों ने हस्ताक्षर किए। और ये कौन कौन से देश थे? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो इसके सदस्य थे, प्रथम बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन से थे? 5 सदस्य देश जो इसके थे, उनमें सबसे पहले नाम आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। इंडोनेशिया, पहला राष्ट्र था जो इंडोनेशिया। दूसरा आता है मलेशिया, जिनके पास नक्शा है वो देख लें, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। यहां आपको पहले, सबसे पहले अपन देखेंगे इंडोनेशिया। देखो बैंकॉक रहा, ये है बैंकॉक। ये मलेशिया है। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया। यहां से यहां तक यो पीला पीला यहां दिख रहा है, ये इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया के बाद ऊपर मलेशिया है इसके, और फिलीपींस इधर आ जाता है। ये 3 राष्ट्र हो गए। इसके बाद 2 राष्ट्र और हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। मलेशिया के बाद फिलीपींस, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश थे जिन्होंने सबसे पहले बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 8 अगस्त 1967 को। और इसी घोषणा पत्र के साथ साथ आसियान की शुरुआत हुई थी, आसियान की स्थापना हो गई थी। इसके अन्य सदस्य 5 इसमें पहले बन गए थे, 5 बाद में बनाए गए। 5 सदस्यों को बाद में जोड़ा गया। इनमें ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तथा म्यांमार। यहां पर आप देखोगे इस नक्शे में तो ब्रुनेई, लाओस, ये है लाओस, कंबोडिया,
ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तथा म्यांमार। इसको अगर और देखना है तो आपकी इस पुस्तक में पूरा का पूरा इसका नक्शा दिया हुआ है। ये जो नक्शा दिया गया है ये पूरा इसी का है, आसियान का। ये मंगोलिया, चीन इसमें शामिल नहीं है। यहां से हम देखें, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इसको दारुसलाम कहते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यानी बाद के जो अन्य सदस्य थे इनमें ब्रुनेई, लाओस अन्य सदस्य। ब्रुनेई, लाओस, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और अंतिम सदस्य इसका हुआ म्यांमार, जिसको बर्मा पहले कहते थे। ये दक्षिण एशियाई एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के समुदाय के सदस्य हैं। कुल मिलाकर इसमें 10 सदस्य हैं। अगर इन नए सदस्यों की जोड़ने की बात की जाए तो ब्रुनेई 1984 में जोड़ा गया, यानी पहले 5 हो गए थे 1967 में। और इन 5 सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। इसके बाद नए सदस्यों को जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ और ब्रुनेई 1984 में जुड़ा आसियान के अंतर्गत, और इसके बाद ये 6ठा सदस्य बना था ब्रुनेई। 7वां सदस्य वियतनाम, ये 1995 में आसियान का सदस्य बना, और 1997 में वियतनाम 8वां सदस्य। म्यांमार इसका 9वां सदस्य, ये भी 1997 में ही बना, और 1999 में कंबोडिया इसका 10वां सदस्य बना। तो कुल मिलाकर वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य ही हैं। अब हम बात करते हैं ये विचार कहाँ से आया हमारे पास दक्षिण एशियाई का। यह किसी विचारधारा के साथ प्रतिबद्ध नहीं है। जैसे कि यूरोपीय जो यूनियन बनाया गया था वो एक आर्थिक विचारधारा थी, लेकिन इसकी विचारधारा क्या है, ये किसी विचारधारा के समाजवादी या पूंजीवाद के साथ नहीं है। यूरोप का जो यूनियन का गठन हुआ था वो पूंजीवादी विचारधारा से हुआ था, लेकिन इसकी कोई विचारधारा नहीं है। आसियान किसी विचारधारा का पक्षधर नहीं है। यह एक गैर सैनिक संगठन भी है, सैनिक संगठन नहीं है। यूरोपीय यूनियन की तो सेना दुनिया की बड़ी, यानी आज दुनिया में दूसरे नंबर की सेना है उसके पास, लेकिन इसका कोई सैनिक गठबंधन नहीं है जो संघर्ष की नीति में विश्वास नहीं करता, और ना ही आसियान संघर्ष की नीति में विश्वास करता है, लड़ाई झगड़े में ये विश्वास नहीं करता है। यह सैनिक गठबंधन नहीं है, फिर भी पूर्वी सोवियत संघ इसे अमेरिका का समर्थक मानता है। सोवियत संघ के कुछ देश हैं पहले जो बिखर गए हैं, वो आज भी आसियान को अमेरिका का समर्थक मानते कि आसियान किसका, अमेरिका के समर्थन से बना हुआ है। अब बात आती है, पामर और परकिंस ने इसे दक्षिण पूर्वी एशिया का आर्थिक संगठन कहा है। पामर और परकिंस ये लोग क्या कहते हैं, कहते दक्षिण पूर्वी एशिया का संगठन है। ये आर्थिक संगठन मानते हैं इसको, केवल सैनिक और राजनीतिक नहीं, बल्कि ये कैसा है, आर्थिक संगठन, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संगठित हुआ है। जैसा कि पहले यूरोपीय यूनियन भी आर्थिक संगठन ही था। आरंभ में सोवियत संघ द्वारा आसियान की कटु आलोचना भी की गई। शुरू में सोवियत संघ ने आसियान की आलोचना की, सोवियत संघ ने आलोचना की। चूंकि 8 अगस्त 1967 को आसियान अस्तित्व में आ गया था, उस समय तो सोवियत संघ जिंदा था, उस समय तो सोवियत संघ था,
तो सोवियत संघ ने आरंभ में इसकी कटु आलोचना की। सोवियत संघ का विनाश कब हुआ, विघटन कब हुआ, 1990 में जाकर के। जिस समय लाओस और कंबोडिया आसियान के सदस्य नहीं थे, कई साम्यवादी पड़ोसी देश आसियान के आलोचक रहे हैं। साम्यवादी पड़ोसी देश, जिनमें सबसे पहले चीन का नाम आता है, ये आसियान के आलोचक हैं, आसियान की निंदा करते हैं ये लोग। वर्तमान समय में आसियान के सदस्य राष्ट्रों की कुल जनसंख्या 890 मिलियन है। आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी जनसंख्या अगर देखी जाए तो 890 मिलियन वहाँ की जनसंख्या है। दक्षिण पूर्वी एशिया तेजी से विकसित क्षेत्रों में एक है। इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इनका सकल राष्ट्रीय उत्पाद 312 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। यानी इनका राष्ट्रीय उत्पाद देखा जाए तो 312 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इनकी औसत आर्थिक विकास दर 5.5% है। अब इसका हम संगठन देखेंगे, इससे पहले हम और नजर डालते हैं इस पर। दुनिया के नक्शे पर यदि नजर डालें तो आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए, जो कि हम आपको बता चुके हैं। दक्षिण क्षेत्र में जो देश आने हैं वो हम आपको बता चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जो एरिया था दक्षिण पूर्वी एशिया का, ये जापान, इधर जापान होगा आपका, देखो ये है जापान, ये जापान के उपनिवेश का शिकार हुआ था। जापान ने इस पर दबाव डाला था। और इसके साथ साथ क्या होता था, जापान ने तो इस पर दबाव डाला ही था, साथ साथ में जब गुटनिरपेक्षता आंदोलन चल रहा था, यानी दुनिया के देश या तो इस गुट में शामिल हो जाते या इसमें, जब गुटनिरपेक्षता आंदोलन चल रहा था तब भी ये दोनों देशों का इस क्षेत्र पर दबाव था, आसियान पर। आप हमारे गुट में शामिल हो जाओ, इसके लिए दबाव इस पर डाला जा रहा था, इसलिए दबाव भी झेला तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। यानी जापान ने इसको अपने उपनिवेश बनाया, इसका शोषण किया, तो इसने भारी आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकाई। युद्ध समाप्त होने पर, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो आसियान जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो राष्ट्र निर्माण की, फिर आर्थिक पिछड़ेपन की और गरीबी। ये युद्ध से तीनों चीज़ें आ जाती हैं। जब युद्ध होता है तो गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन ये आ जाते हैं। जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। यानी इस पर दबाव पड़ रहा था शीत युद्ध के दौर में कि किसी एक शक्ति के साथ ये चला जाए, या तो सोवियत संघ के साथ चला जाए या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चला जाए। इस पर भी इस पर दबाव पड़ रहा था। टकरावों में भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्वी एशिया संभलने की स्थिति में नहीं था। इतना टकराव चल रहा था तो दक्षिण पूर्वी एशिया इस समय संभलने की स्थिति में नहीं था। वो सोचता था मैं सोवियत संघ में शामिल हो जाऊं या संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो जाऊं, या फिर मैं जापान का भी वो शिकार हो रहा था, उधर जापान भी इसको प्रताड़ित कर रहा था, तो वो कहाँ जाए। तो इतनी परेशानियों के बीच वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। बांडुंग सम्मेलन हुआ, और बांडुंग सम्मेलन यानी 1961 में हुआ था बांडुंग सम्मेलन। तो इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने का प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। यानी जब बांडुंग सम्मेलन हुआ, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था बांडुंग में, तो उस सम्मेलन में भी दबाव डाला जा रहा था कि आप में और सब में हम एकता करा दें, आप लोगों का मेलजोल कराने का प्रयास किया जा रहा था। पूरी दुनिया के देश सहयोगात्मक रवैया अपनाएं और हम गुटनिरपेक्ष बनकर रहें, यानी कि हम किसी गुट में शामिल ना हों। लेकिन ये भी कारगर नहीं हुआ, इससे भी सफलता नहीं मिली। इसी के चलते दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन यानी आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। और जब ऐसा लगा 1961 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था, तो इसने देखा कि अब कहीं से हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसने फिर क्या किया, आसियान के सभी देश मिलकर के एक
संगठन बनाया जिसका नाम रखा आसियान। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना कर दी। और ये 5 देश हम आपको अभी बता चुके, ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का मुख्य उद्देश्य रूप से आर्थिक, यानी इसका मुख्य उद्देश्य आसियान का मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना था। यानी इसका उद्देश्य था कि हम अपने यहाँ के आर्थिक विकास को तेज करें, उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। पहले हम आर्थिक विकास तेज करें। आसियान का पहला उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना। जब आर्थिक विकास हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करेंगे। जब हम धन की तरफ से मजबूत हो जाएंगे तभी तो हम सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर पाएंगे। तो दूसरा उद्देश्य इसका हो गया सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। इसका तीसरा उद्देश्य कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। इसका तीसरा उद्देश्य हो गया कानून के शासन को और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो नियम बनाए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो नियम बनाए थे, जो कानून बनाए थे, उनके आधार पर शासन हो, इसका तीसरा उद्देश्य था। और क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। हमारे क्षेत्र में यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के जो राष्ट्र हैं, इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। ये लाओस है, इसको दारुसलाम भी कहते हैं, ध्यान रखना। नहीं, इसको नहीं आप कहो कि सर ने यहाँ ये लिखाया और वहाँ जा करके, तो दारुसलाम वो एक ही चीज़ है। लाओस दारुसलाम नहीं, ब्रुनेई दारुसलाम है। ये ब्रुनेई को दारुसलाम के साथ जोड़ देंगे, इसको ब्रुनेई को जोड़ेंगे। वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। इसने ये नहीं सोचा कि जैसे यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ था और उसने अपने आप को अधिराष्ट्र बना लिया था, शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था, लेकिन आसियान ने ऐसा कभी विचार नहीं किया कि हम यूरोप की तरह शक्तिशाली बन जाएं। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण है। यानी अनौपचारिक और टकराव रहित इसकी नीति थी और ये इसका उदाहरण भी है। पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है और इसको आसियान शैली यानी आसियान वे ही कहा जाने लगा। यानी इसकी जो नीति थी, नीति क्या थी? सहयोगात्मक मेल मिलाप और टकराव रहित अनौपचारिक राजनीति। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोग और मेल मिलाप, इसी नीति को क्या कहा गया? आसियान शैली, आसियान वे कहा जाने लगा। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्यों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। यानी दुनिया में सबसे तेज तरक्की करने वाला क्षेत्र बन गया था जी, सबसे तेज तरक्की करने वाला एक क्षेत्र बन गया था आसियान। और इसने क्या किया था? अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से भी अब आगे ले गया। पहले तो इसके 2 उद्देश्य थे, आर्थिक और सामाजिक, लेकिन अब ये उससे और आगे गया और 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, अब तो सुरक्षा की भी इसको चिंता होने लगी। जब किसी के पास धन की भी अच्छा हो जाता है, मजबूती आ जाती है, तो सुरक्षा की भी करनी पड़ती है। तो अब इसने 2003 में आसियान ने सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। जैसे यूरोपीय यूनियन पहले आर्थिक समुदाय ही था
बाद में यूरोपीय संघ बना, राजनीतिक समुदाय में परिवर्तित हुआ। इसी प्रकार आसियान भी 2003 में यूरोप की तरह ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन बन गया। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित 2003 तक आसियान के सदस्यों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा यह सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देश की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्र मंच ARF की स्थापना की गई। 1994 में आसियान क्षेत्र मंच ARF की स्थापना की गई। यहाँ लिख लें अपन 1994 में आसियान क्षेत्र मंच ARF की स्थापना की गई। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था। प्रारंभ में आसियान क्या था? आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है। आसियान क्षेत्र की यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोपीय संघ, जापान इत्यादि से काफ़ी पीछे रही है। इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है। जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है। जापान की तुलना में तो काफ़ी तेज़ी से मतलब काफ़ी पीछे है अपनी यानी आसियान की अर्थव्यवस्था, लेकिन विकास तेज़ी से हो रहा है। दुनिया में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की बताई जाती है, चीन की जनसंख्या है। लेकिन आपको पता है दुनिया में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किस देश में है? नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, उस देश में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही आसियान की अगर बात की जाए तो आसियान की अर्थव्यवस्था तो छोटी है लेकिन विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। उस अफ्रीका महाद्वीप पर हम किसी दिन फिर चलेंगे। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना था। यानी इसका आसियान क्षेत्र के जो देश हैं इन्होंने क्या बनाया? एक साझा बाजार, यानी आसियान देशों का जो 10 देश हैं आसियान में शामिल, इन्होंने एक साझा बाजार बना लिया है। इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। यानी आसियान क्षेत्र के जो देश हैं इनमें कोई मौजूदा विवाद होता है तो उसको सुधारने के लिए भी यह संगठन काम करता है, कोई विवाद आपस में होने नहीं देता है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र जानते हैं आप लोग मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी FTA, फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर दी है। यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब होता है कोई भी देश आकर आसियान में व्यापार कर सकता है और आसियान भी कहीं जाकर के व्यापार कर सकता है। जिनसे उसका समझौता हो जाएगा वो वहाँ व्यापार कर सकता है और जिनसे समझौता है वो उसके यहाँ भी आकर के व्यापार कर सकते हैं। इसको FTA या फिर मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं, फ्री ट्रेड एरिया। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन। इसके विजन दस्तावेज, अगर विजन की बात की जाए, इसके विजन की बात की जाए
2020, विजन 2020 आपने देखा कभी, सुना? तो विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। टकराव की जगह बातचीत की को बढ़ावा देना है। जब भी कोई टकराव हो तो टकराव नहीं करना है, हमें क्या करना है? बातचीत। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दी। यानी भारत और चीन जो आर्थिक रूप से व्यापार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ भी आसियान का व्यापार हो रहा है, इससे और आकर्षक बन गया है वो। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर या आसियान के व्यापार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आसियान एक छोटा सा जगह थी और उस हिसाब से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। भारत ने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है, यानी कि FTA पर हस्ताक्षर भारत ने भी कर दिए, तो उससे भी हम जुड़ गए हैं। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, आसियान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अपने सदस्य देशों। कितने सदस्य हैं आसियान में? 10 सदस्य। सहभागी सदस्यों और बागी गैर क्षेत्रीय संगठन के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यानी जो सदस्य आसियान के वो और बागी का मतलब जो आसियान में जुड़े नहीं हैं, आसियान के पास में ही है लेकिन जुड़े नहीं हैं, उस क्षेत्र के तो हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया ये क्षेत्र के तो वो हैं, लेकिन वो अभी तक आसियान के सदस्य नहीं बने हैं। उन सदस्यों से लगातार बातचीत इसकी चलती रहती है, संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। अब हमें आप ये बताओ, हमने यूरोपीय यूनियन का झंडा देखा था ना? आसियान का झंडा कैसा होगा? इसमें 10 बालियां हैं। दस बालियां हैं और वो भी धान की। चावल जो होता है धान, उसकी 10 बालियां हैं। आसियान के ध्वज में, आसियान के झंडे में 10 बालियों को बांध रखा है। यहां बीच में जो सिकुड़न दिख रही है, इसको बांध के रखा गया कस के, जिससे स्पष्ट होता है आसियान में एक सदस्य कितने हैं? 10। इसलिए 10 बालियों को इसका सिंबल माना गया है, आसियान के ध्वज का, आसियान के झंडे का, और वो भी धान की बालियां। मतलब हम उत्पादन, जो माल उत्पादित होता है, हमारे यहाँ फसल उत्पादित होती है, इसके द्वारा हम संगठित हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि ये आर्थिक संगठन है। धान की बालियां आर्थिक संपन्नता का प्रतीक हुई और उनको संगठित करके ध्वज बनाना या झंडा बनाना, इसका मतलब हुआ कि आसियान कैसा है? आर्थिक रूप से 10 देशों का संगठित समूह है और ये मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हुए। यूरोपीय यूनियन के झंडे में हमने देखे थे 12 सुनहरे रंग के गोल्डन कलर के सितारे थे और इसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का था। इसमें 12 इसलिए था वहां पर यूरोपीय यूनियन में क्योंकि 12 को वहां पूर्ण संख्या माना जाता है। आसियान में 10 इसलिए बालियां हैं क्योंकि इसके सदस्य 10 थे। इसमें भारत को भी बाद में भागीदारी दी गई है। इनकी भूमिका अलग अलग है, उस पर हम विचार फिर करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही।
कृपया अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।